सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सब हमारे राफेल के वीडियोस को देख करके पिछले 2-3 दिनों में थोड़े बोर हो चुके होंगे, इसीलिए आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि इस वीडियो में हम आज फाइटर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर बन जाता तो निश्चित तौर पर ये सबसे सुंदर और सबसे घातक एयरक्राफ्ट हो सकता था। हम बात कर रहे हैं Su-47 की। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो Su-47 को लेकर के काफ़ी भ्रम में है। कई अलग अलग अफवाहें हैं जो Su-47 के बारे में बताई जा रही हैं। तो आज के अपने इस वीडियो पे हम जानेंगे Su-47 की सच्चाई और हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स पे बात ना करके अपनी बात को सरल भाषा में रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। उसके पहले मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। दरअसल मुझे 2-3 दिनों से मेल मिल रही हैं और वो मेल शायद हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाई हैं वही कर रहे हैं। दरअसल मेल में एक सिंपल क्वेश्चन मोनेटाइजेशन को लेकर पूछा जा रहा है कि मेरा चैनल का कितने दिन में मोनेटाइज हुआ। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यूट्यूब के गाइडलाइंस के बारे में इतना ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन अगर मैं सिंपल आंसर दूं तो मेरा चैनल से 3 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया था अप्लाई करने के। तो आई होप उन लोगों को उनके जवाब मिल गए होंगे जो लगातार मुझे मेल्स कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं Su-47 के बारे में। देखिए, Su-47 एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो रशिया ने, ये आप कह सकते हैं कि जानबूझ के शुरू किया था। रशिया के जो एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स थे, खासकर सुखोई कंपनी के, उनका ये मानना था कि हम कन्वेंशनल डिज़ाइन से हट के अगर हम कुछ काम करें तो इसके परिणाम वायुसेना के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और जो प्रोसेस उन्होंने Su-37 के साथ किया था वही अब यहाँ पर Su-47 के साथ किया गया। दरअसल Su-47 काफ़ी यूनिक था अपने डिज़ाइन के मामले में भी और अपने सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स के मामले में भी। दरअसल ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट था सोवियत यूनियन का जो फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग के साथ आया था। फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग का मतलब ये है कि इसमें जो विंग आप आम एयरक्राफ्ट पे देखते हो तो उसकी जो विंग होती हैं वो पीछे साइड मुड़ी होती हैं, लेकिन इसकी जो विंग थी, इसके जो पर थे वो आगे साइड मुड़े हुए थे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन थी और ये एयरक्राफ्ट अपने आप में एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट था क्योंकि Su-47 बनाया ही इसलिए गया था कि रसिया का ये मकसद था कि वो अपने कंपोजिट मटेरियल्स को और सोफिस्टिकेटेड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट कर सकें। लेकिन कहते हैं कि पहली बार जब कोई चीज़ की जाती है तो या तो वो सक्सेस होती है या वो फेल हो जाती है। अगर हम एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स की बात करें, इसकी जनरल हम ऑपरेशंस की बात करें, तो इसमें कोई कमी नहीं थी। फ़र्क इतना है कि ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसे मटेरियल को बना ही नहीं पाए हैं जो इस प्रकार की डिज़ाइन को सपोर्ट कर सके। इसीलिए आइए जानते हैं कि Su-47 की खासियत क्या थी और मेन कमियां क्या थी जिसके कारण ये कभी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आ सका। देखिए, Su-47 प्रोजेक्ट बेसिकली शुरू हुआ था 1983 में। ये वो समय था जब सोवियत एयरफोर्स पूरी तरीके से अमेरिकन एयरफोर्स में हावी होने के लिए बेताब थी। एक के बाद एक सोवियत एयरफोर्स अपने एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था Su-47 बरकुट। Su-47 की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये उस समय डिज़ाइन के मामले में सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था। इसमें फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग का इस्तेमाल किया गया था और इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन भी यूज़ किए गए थे। फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग का सबसे खास बात, इसका फ़ायदा ये था कि आगे की जो कैनार्ड थी और फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग थी उसमें पायलट सबसोनिक स्पीड में ही ऐसे मैनूवर्स कर सकता था। उसकी एजिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी एयरक्राफ्ट Su-47 से लो स्पीड में टक्कर ले ही नहीं सकता था। और ये बात खुद सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के उस समय के चीफ ने कही थी कि Su-47 अगर कभी प्रोडक्शन लाइन में आता है तो ये दुनिया का सबसे मनूवरेबल यानी सुपर मनूवरेबल एयरक्राफ्ट बन सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसकी जो फ्रंट फेसिंग कैनार्ड थी, इसका जो आगे का फ्यूजलेज था, उसमें उस समय के हिसाब से मटेरियल बनाए ही नहीं जा सके थे, कंपोजिट मटेरियल जो इतने प्रेशर को सह सकें या इतने ज़्यादा जो वहाँ पे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा था उसको बर्दाश्त कर सकें।
जिसका कारण ये था कि स्ट्रक्चरल फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा थे और ये एयरक्राफ्ट ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेनेंस की डिमांड भी करता था और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते, डेवलपमेंट कॉस्ट के चलते इस प्रोजेक्ट दोस्तों फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग इतनी कमाल की चीज़ थी इस एयरक्राफ्ट में कि उसने सबको चौंका दिया। Su-47 की जो फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग थी उसके कारण ये इसकी जो एजिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। सबसोनिक सुपरसोनिक स्पीड में भी, हाई एंगल ऑफ अटैक में भी ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मैन्यूरेबल था, यानी कलाबाजियाँ करने में इसकी कोई टक्कर नहीं थी। और Su-47 जब तक टेस्ट किया गया तो इसने जो मैक्सिमम स्पीड अटेन की थी वो माक 1.6 की थी और 9G तक ये जी फोर्स को सह सकता था। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक एडवांटेज की जो फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग इसको प्रोवाइड करते थे। पहला था हायर लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, दूसरा था बेटर एजिलिटी इन डॉग फाइट सिचुएशन, यानी कि डॉग फाइट की सिचुएशन में ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कलाबाजी करने की क्षमता रखता था और बहुत कम समय में ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट के पीछे यानी टेल को कवर कर लेता था। आपको पता है कि जब कोई एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च की जाती है तो बेसिकली करता क्या है, पायलट जो अटैक करने वाला है वो जिस एयरक्राफ्ट में अटैक करना होता है उस एयरक्राफ्ट के पीछे अपने एयरक्राफ्ट को लाता है ताकि जो सीकर है मिसाइल का, जो हीट सीकर है, वो उसकी सिग्नल को पा सके और उस पर अटैक कर सके। तो यही मतलब है कि जितना ज़्यादा मैन्यूरेबल एयरक्राफ्ट होगा डॉग फाइट में उतना ही फ़ायदा उसको मिलता है। खास बात ये थी कि सबसोनिक स्पीड में इसकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी। वहीं इसकी अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो इसमें सबसे खास बात ये थी कि इसकी स्टेबिलिटी जो थी वो दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा थी जब हाई एंगल ऑफ अटैक की बात आती है। और सबसे खास बात ये थी कि इसका टेक ऑफ बहुत छोटा होता था और इसके लैंडिंग के लिए भी जगह बहुत कम चाहिए होती थी। अब आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसकी जो क्रू कैपेसिटी थी, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप बनाया गया था जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, तो वहाँ सिर्फ एक क्रू कैपेसिटी ही थी, यानी एक मेंबर ही वहाँ पर उड़ान भर सकता था एक बार में। इसकी लेंथ 22.6 मीटर थी, इसका विंग स्पैन 16.7 मीटर का था, वहीं इसकी हाइट 6.4 मीटर की थी। इसके अगर वेट की बात करें तो इसका जो ग्रॉस वेट था वो तकरीबन 25,670 किलोग्राम का था, वहीं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,000 किलोग्राम का था। इंजन की बात करें तो इंजन को लेकर के भी कुछ इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसमें 2 PS30 F6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते थे, वहीं 153 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट कर पाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। 153 किलो न्यूटन का थ्रस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा है और इसी से आप इस एयरक्राफ्ट की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो तकरीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, वहीं इसकी रेंज 3300 किलोमीटर की थी। सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 19,000 मीटर तक जा सकता था। वहीं जी लिमिट की जैसे मैंने आपको बताया था कि ये +9G तक जी लिमिट को बर्दाश्त कर सकता था। इसका रेट ऑफ क्लाइंब जो था वो तकरीबन 233 मीटर पर सेकेंड का था। वहीं इसमें आर्मामेंट की बात करें तो चूँकि ये एयरक्राफ्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, इसलिए इसमें कभी भी कोई मिसाइल्स नहीं लगाई गई और इसमें किसी प्रकार की गन का भी जिक्र नहीं है जितना इन्फॉर्मेशन नेट पे इसको लेकर के अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुखोई कॉरपोरेशन को अगर आप ये कहें कि वो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करती है तो इसमें शक भी नहीं है, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट बन जाता और इसके फेलर्स की हम बात कर लें तो बेसिक अगर हम सरल भाषा में बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है इस एयरक्राफ्ट को लेकर के कि जैसा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया था उस हिसाब से हमारी अभी मटेरियल साइंस इतनी आगे नहीं पहुंची कि हम इतने अच्छे मटेरियल बना सकें जो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को बर्दाश्त कर पाएँ, क्योंकि Su-47 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। हर उड़ान के बाद इसे एक प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होती थी। हर उड़ान के बाद इसके विंग और इसके जो टेल्स थे इसमें डैमेज होने के चांस बढ़ जाते थे और स्ट्रक्चरल फेलर का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता था। यही कारण था कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी और ये फ्यूचर का एयरक्राफ्ट था। उस समय हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम इसको सही से बना सकें। तो ऐसे एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट का अंत हो गया। तो अभी के अब वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते